अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, कैसे हैं। कल आपका पेपर है और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अक्सर मुझे एग्ज़ाम से पहले, यानी कि फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, अमूमन कोई एक ख्वाब ऐसा आता है जिसमें एक पेपर से मुतालिक थोड़ी से मुझे इशारे मिलते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जब मैं इस ख्वाब के बारे में बहुत ज़्यादा इंतज़ार करूँ तो फिर नहीं आता, और सेकंड ईयर में तो नहीं आया। लेकिन कल रात को, यानी कि जो गुजर गई है, इसमें थोड़े थोड़े मेरे जहन में पॉइंट्स आ रहे थे और काफ़ी मैं सुबह के टाइम भूल चुका था, लेकिन थोड़े बहुत याद है, वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। और चूंकि मसरूफियात रही, अगर सुबह सुबह ही ये वीडियो बना ली जाती तो फिर मसला नहीं होता। और इस टाइम 9 बज के तकरीबन 10 मिनट हो रहे हैं और ये पूरा प्रोसेस करने के बाद पता नहीं आपको 11 सवा 11 बजे जाके वीडियो मिलेगी। तो जो मेरे जहन में पॉइंट्स आए और जब तक मेरे दिल में हो तो वो एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन दिल से या जहन से या मुंह से बाहर निकल जाए तो फिर आने के इम्कानात थोड़े कम होते हैं। लेकिन बहरहाल जो पॉइंट्स थे काफी सारे तो मेरे जहन से स्लिप कर गए, लेकिन कुछ अच्छे पॉइंट्स थे जो कि मैंने अपनी 25 वीडियोस के अंदर बनाए, उसमें भी थोड़े बहुत मिसिंग थे और वो डिस्कस कर लेते हैं। और ज्यादा नहीं है, आपके तो 25 पॉइंट्स आएंगे, मैंने 10 पॉइंट्स लिखे हैं। और वो बच्चे जिन्हें काफी कुछ अभी तक नहीं आया, मतलब यकीनी तौर पे अब इतने दिन गुजर गए तो आपको बहुत कुछ आ चुका होगा, लेकिन बहुत से बच्चे पूरे साल हंसी मजाक करते रहे, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी है और उनके लिए भी बहुत अच्छी है। और कुछ इसमें से ऐसे पॉइंट्स है जो पढ़ने वालों के लिए भी थोड़े से अच्छे होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेरे ख्वाब में जो एक MCQs आया था वो काफी मुझे याद है, वो कुछ इस टाइप का था, ठीक है। जबकि बोर्ड में बिल्कुल इस तरह नहीं आया, हमेशा पॉजिटिव पावर देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पावर थी। तो अब नेगेटिव पावर की बुनियाद पे हमें क्या करना होगा, हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है उसमें नंबर 1 पॉइंट है, उसमें ओमेगा की पावर -27 है, जबकि अभी तक मेरे ख्याल से किसी ने आपको इसके बारे में बताया नहीं। ये मेरी ख्वाब आई थी, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स ख्वाब वाले, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने सोचे हैं कि भाई ये अभी आपको एक्सप्लेन करने चाहिए। तो जल्दी जल्दी वीडियो बनानी है और ताकि आपको आपके हैंड ओवर की जाए। तो ओमेगा की पावर -27 है और यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 है। अब करना क्या है, मैथ्स का रूल है कि जब पावर नेगेटिव होती है तो हम इसे अपॉन में ले जाएंगे, अपॉन में लेके आएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव आ जाएगी। पॉजिटिव आने के बाद यहाँ पे ओमेगा को की पावर 4 है। अब हमने करना क्या है कि यहाँ ओमेगा क्यूब लाना है और इसके ऊपर वो पावर लगानी है जिससे 27 आ जाए, और ये पूरा पूरा 27 आ रहा है। और 27 किससे आ रहा है, 9 से आ रहा है। और यहाँ ओमेगा क्यूब हमें ब्रेक करना होता है जो 3 के टेबल के लिहाज से हो। अगर यहाँ पे हद से ज्यादा बड़ी पावर है तो हम 3 का टेबल देखेंगे कहाँ तक वो चलता है, या तो एक पावर ज्यादा होगी या 2 पावर ज्यादा होगी, 3 ज्यादा हो नहीं सकती, वो इसमें कवर अप हो जाती है। तो ओमेगा की पावर यहाँ पे 1 आ गई, जैसे कि आप ऐसे लिखेंगे। और ख्वाब में जो भी आया आसान ही था, कोई ऐसा मुश्किल नहीं था। अब ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, और ओमेगा क्यूब ये भी 1 हो जाएगा और ओमेगा यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। अब 1/1 प्लस ओमेगा 1 जा ओमेगा, और इस तरीके से 1 प्लस ओमेगा आया। और चूंकि मैं ऑप्शन तो आपको बताता नहीं, ठीक है। और इसका ऑप्शन जो है ना, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमें ये देखना है कि ये शक्ल लाने के बाद इस शक्ल में क्या बनेगा। तो 1 प्लस ओमेगा तो यहाँ पे ठहर जाएगा, ये इधर से उधर चले जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हुआ, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने बात आपको एक्सप्लेन कर दी।
अच्छा, इसके बाद इसी बात से एक एमसीक्यूज का पॉइंट है, वो भी आपका कवर हो रहा है, और वो है नंबर 1 के बाद नंबर 6, क्योंकि टाइम हमें बचाना है और जो जो इस बात से कवर हो जाए। तो यहाँ पे नंबर 6 में लिखा है द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज डैश। वो ये कह रहा है कि सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज डैश। इसका ताल्लुक है एक्सरसाइज 3.3 के पहले क्वेश्चन से। और 1 का जब भी हम क्यूब रूट निकालते हैं तो उसके आंसर में एक आता है 1, एक आता है ओमेगा और एक आता है ओमेगा स्क्वायर। तो इसका सम जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो इसका जो सम है वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आंसर इसका जो है वो 0 आ जाएगा नंबर 6 का। थोड़ा मेरे जहन में ये भी आ रहा है कि मैंने कल ही 2 कोचिंग सेंटर्स के पेपर के आंसर्स दिए थे और उसमें भी ये पॉइंट था, और गालिबन मुझसे कोई थोड़ी मिस्टेक हो गई है, मेरे जहन में आ रहा है उसका आंसर मैंने 1 लिख दिया है। तो ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा था कि जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है, तो मैं तो तमाम बच्चों से कहता हूँ सिर्फ आप वीडियो देख लेते हो, आप कमेंट्स कर दिया करो। और बहुत से मेरे पुराने चैनल पे जो स्टूडेंट्स थे वो मेरी एक आध मिस्टेक्स निकाल दिया करते थे, तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में वो मिस्टेक को लिख दिया करता था। तो जब तक आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो कभी भी आपको शुबा हो तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म किया करो, और डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्म करने के बाद मैं उसे लिख दूंगा कि इसका आंसर ये है। चूंकि रिकॉर्डिंग और वीडियो अपलोड होने के बाद उसमें चेंजिंग नहीं की जाती, तो देख लेंगे शायद वो मैक कोचिंग का था या प्रैक्टिकल सेंटर्स का था, तो उसमें मुझे शुबा पड़ता है कि शायद मैंने उसका आंसर 1 लिख दिया था, क्योंकि वो और कोई पता नहीं वहां ये कहा हो कि द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फिर तो उसका आंसर 1 है। तो मुझे जरा थोड़ा सा जो है ना वो भूल जाता हूँ। तो अब आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है वो ठीक भी हो, तो मैं इसके बाद चेक करूंगा वैसे उसको, ठीक है। तो अगर आपने भी देखा है तो अगर सम लिखा है तो 0 है, और अगर ये सम हटा दें द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज डैश, या फिर प्रोडक्ट लिखा हो तो फिर भी उसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे 2 पॉइंट्स हो चुके, इसे हम साफ कर देते हैं। और साफ करने के बाद अब हम नंबर 2 पे आते हैं। तो ये जो है ख्वाब में नहीं आई थी, ये वैसे आने के चांसेस हैं। तो वो बच्चे जो अभी तक बहुत ज्यादा नहीं सीख पाए, इसको सीख लें। ये ख्वाब में आई थी, ये ख्वाब में नहीं आई थी। तो अब जो ख्वाब में नहीं आई थी वो तो आसान है और सभी देख लें इसको। नंबर 2 देखो, ओमेगा की पावर आयोटा की पावर 7 है, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। अब इसमें हमने देखना है कि आयोटा स्क्वायर इवन पावर रखते हुए आ सकता है। तो यहाँ पे ऑड है, तो आयोटा के ऊपर 6 लेंगे और इसका ऑड पन खत्म कर देंगे, यानी 1 पावर के साथ। और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लेके ऊपर क्यूब ले लेंगे और ये आयोटा ऐसे रहेगा। तो अब ये -1 के बराबर है, और चूंकि इसकी पावर जो है वो ऑड है, तो ऑड की वजह से ये -1 रहेगा और मल्टीप्लाई आयोटा से होगा, तो इसका आंसर माइनस आयोटा आ जाएगा। और देखिए, अगर कल के पेपर में आयोटा की पावर इससे बड़ी आए या इससे छोटी आए तो समझिएगा कि ये पॉइंट आपके एग्जाम में लग गया। अब ये नहीं होता, क्योंकि गैप का इल्म तो किसी को नहीं है, अब वो आयोटा की पावर 24 दे दें, तो यही टेक्निक होगी। आप स्क्वायर, चूंकि आयोटा की पावर 24 है, तो डबल मल्टीपल 2 का जो है ना, 2 12 जा 24, तो इस सूरत में वो +1 के बराबर होगा। और अगर फर्ज करें यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 26, तो 26 को 2 से डिवाइड करें तो 13 आता है। तो आयोटा स्क्वायर अंदर आया, 13 ऊपर आया, -1 आया, तो 13 से वो माइनस में आ जाएगा। यानी कि 2 का मल्टीपल अगर दोनों इवन हो तो वो +1 हो जाता है, अगर ऑड हो तो वो -1 हो जाता है।
तो इस तरह इसका भी आंसर आ चुका है, जो कि हमने क्या बोला, माइनस के आयोटा। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला पॉइंट नंबर 2, इसमें मैंने लिखा था रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, तो इमेजिनरी यहाँ पे लिखा है मैंने, और रियल एंड इमेजिनरी ये असल में मेरे पर्सनल स्टूडेंट का मुझे एक मैसेज आया था, उसने मुझसे कहा था कि जरा इसको क्लियर कर दें, तो मैंने उसको क्लियर कई बार किया, लेकिन फिर भी उसको क्लियर नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं रियल एंड इमेजिनरी का नॉर्मल पॉइंट नहीं ले रहा, जो थोड़ी सी ख्वाब में आया था ना, वो कुछ ऐसे ही था, तो मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ ताकि उसको ये समझ में आ जाए। तो आप बात कर रहे हैं नंबर 3 के ऊपर, तो 3 के ऊपर जो है वो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, बाद का तो हम डायरेक्ट कह देते हैं, थोड़ा एक तीर से दो शिकार करते हैं। अगर यहाँ पे 3 और -5 आयोटा लिखा है, ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब चेहरा थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन ये 5 लिखा हुआ है। अब अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी इसके साथ। जो आयोटा के साथ होगा वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, और जो बगैर आयोटा का होगा ये रियल हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। लेकिन बाद औक़ात तमाम स्टूडेंट ज़हन में रखो, वो इमेजिनरी पहले लिख देते हैं, रियल बाद में लिखते हैं, तो उसके जो आंसर होते हैं ना, उसमें जो है वो ये देखना होता है कि जो हमारे पास पहले लिखा है उसका पहले आंसर होना चाहिए, जो बाद में लिखा है उसका आंसर बाद में होना चाहिए। बाद में इस तरह वो डॉगिंग कर जाते हैं। और इसमें जो है हमें किस बात का ख्याल रखना है कि देखें, सबसे पहले हम ये तो हमने एक सिंपल मिसाल ले ली, और यहाँ पे 2 आयोटा लिखा है, वहाँ 5 आयोटा स्क्वायर लिखा है, तो हम फौरी तौर पे इसके साथ -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो क्या होता है, -1। अच्छा, अपॉन में जो है वो आयोटा लिखा हुआ है, कभी वो मल्टीप्लाई करके दे देते हैं, कभी वो डिवाइड करके दे देते हैं। अगर वो मल्टीप्लाई करके दे रहे हैं तो हम अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर वो डिवाइड में दे रहे हैं तो माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं कि आयोटा अगर अपॉन में हो तो उसको जो है वो खत्म करना होता है, तो हम क्या करते हैं, आयोटा ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी कर दिया, तो फिर क्या होगा, ये आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये +5 आयोटा, और नीचे हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। तो अब इसके बाद क्या होगा कि ये तो हमारे पास जो है 2 आयोटा स्क्वायर है, तो यकीनी तौर पे -2 हो जाएगा, और ये +5 आयोटा ऐसे ही रहेगा। अब जो नीचे आया है आयोटा स्क्वायर, ये आया है -1, तो जब ये -1 आया है तो हम एक रिवर्स एलसीएम लेंगे, यानी इसके नीचे -2 के नीचे अलग से -1 लेंगे, +5 आयोटा के नीचे -1 लेंगे, तो इस तरीके से माइनस से माइनस कटेगा, ये 2 आ गया, माइनस प्लस -5 आयोटा। तो अब हमारा ये सिलसिला रुक गया, तो ये हमारा रियल हो गया, ये हमारा इमेजिनरी हो गया। ठीक है भाई हसन इस्माइल, आप ये लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को पहले भी ये समझाई थी, दोबारा समझा रहे हैं। और एक ना अच्छा सा कमेंट होना चाहिए इस बात पे, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आपने ये वीडियो देख लिया और आपके कमेंट्स आ भी रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स कवर हो गए, और इसका आंसर हमने लिख दिया कि एक 2 आ गया और एक -5 आयोटा आ गया। तो अब नंबर 4 को हम करते हैं, किस तरह से हम करेंगे। तो यहाँ पे बुक से अभी तक यानी कि एग्जाम में जितनी भी आई हैं उससे ये चेंज है, और ये जरा मेरी ख्वाब के मुताबिक थी, और इसमें अच्छा ख्वाब था, और जो कि सीखने को आपको मिलेगा, क्योंकि फौरी तौर पे आप देखेंगे तो आपने जो रवायती बुक के अंदर या 10 ईयर के अंदर आया है वो बिल्कुल सिंपल था, लेकिन यहाँ पे अब आप सोच में पड़ गए होंगे, ये पता नहीं यहाँ 3n है, और अगर ये n होता और यहाँ पे प्लस में होता, हम जैसे एग्जाम में अक्सर आती नहीं है उस तरीके से कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर एक टेक्निक है जो कि किस तरह है कि ये 3n है, -1 है,
हमें क्या करना है कि ऐसी पॉसिबिलिटी करनी है कि ये फैक्टोरियल खत्म हो जाए, नीचे वाले को बढ़ाओ या ऊपर वाले को, तो नीचे वाले को अगर आप आगे लेके जाओगे तो चांस नहीं है कि ये कट सकेगा। तो लिहाजा इसमें थोड़ी सी अकल भी चाहिए। तो ये 3n-1 है, तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो इसमें मजीद -1 और ऐड करते हैं तो -2 हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम 3n-3 करते हैं, तो ये वो टेक्निकल पॉइंट है जिसके अंदर आपने यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब स्टॉप करते हुए क्या होगा कि यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, और चूंकि एमसीक्यूज में मुकम्मल सॉल्व नहीं करते, अधूरे ही रखते हैं इसे। अब हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया तो ये n-1 फैक्टोरियल हो गया, और नीचे जो है वह n- फैक्टोरियल है। इस तरह से ये दोनों कट गए, और इसका आंसर क्या आ गया, 3n-1 और 3n-2। तो ये इसका आंसर आ गया। तो काफी अच्छी ख्वाब आई मुझे। तो अब इसके बाद नंबर 5 है, नंबर डिस्कस कर रहे हैं नंबर 5 पॉइंट, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें है कि आखिर हमें एक ट्राइंगल की 3 साइडें दी हैं, 2, 4, 6 सेंटीमीटर या कोई भी यूनिट लगा दें। देन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज डैश। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला इसका लगाएगा, तो फॉर्मूला तो बहुत बड़ा है इसमें, s = a + b + c/2, फिर √SS - as - b s - c। जो लगाएगा वो फंसेगा और अपना टाइम ज़ाया करेगा। याद रखें कि हमारे पास ट्राइंगल की जब 3 साइडें दी हों, तो कोई भी 2 साइडों के इक्वल अगर तीसरी साइड है तो उसका एरिया 0 निकलेगा। वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है। अगर ये फर्स्ट करो 2, 4 है, 2 और 4 और 6 है, तो हमारे पास ये अगर 6 लेंथ है तो हमारी ये लेंथ जो है वो 2 है, और ये लेंथ जो है 6 है। 2 और 4 कितनी है, मिला के ये 2 है तो ये 6 है। जब हम इसे ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो ये पूरा इसके ऊपर कॉन्सिडेंट हो जाएगा। कॉन्सिडेंट का मतलब है कि दोनों की लेंथ बराबर हो जाती है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। स्ट्रेट लाइन बने तो इसका एरिया नहीं होता। ट्राइंगल हो तो इसका एरिया कुछ ना कुछ होता है। तो लिहाजा ये एक टेक्निकल पॉइंट है जिसके अंदर याद रखना कि आगे पीछे कोई भी 2 साइडें अगर उन्हें ऐड करें और वो तीसरी साइड के इक्वल आए, तो उस सूरत में इसका एरिया 0 होता है। तो जो अक्लमंद होगा वो डायरेक्ट आंसर लिख देगा, जो नहीं होगा वो यकीनी तौर पे अपना टाइम इस्तेमाल करेगा। पूरे 5 मार्क्स से क्वेश्चन के मुताबिक उसे टाइम देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे 5 भी हो गया, सारे हो गए। 3, 4, 5 और 6 हमने पहले कर दिया। अब ये वाला पॉइंट भी जो है ना, बहुत पहले आपसे डिस्कस किया था, और इसको मैं पहले चैनल पे जो था उसको डिस्कस किया था कि ये हमारी एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस बताएं। तो हमारे पास जो है ना नंबर 7 के लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपको सेकेंड ईयर के अंदर बहुत ज्यादा यूज होंगे, करेंगे आप लोग बहुत ज्यादा यूज। तो वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो इसमें होता ये है कि जो पहला पॉइंट होता है ना, इसे हम x1 y1 ले लेते हैं, इसे हम x2 और y2 ले लेते हैं। फिर हम फॉर्मूले में इसके हिसाब से रखते हैं। तो देखें x2 हमारे पास क्या है, x2 वहां से 5 पढ़ा जा रहा है, और x1 जो है वो 4 पढ़ा जा रहा है। फिर स्क्वायर लगा देंगे। y2 8 पढ़ा जा रहा है, और y1 जो है 3 पढ़ा जा रहा है। तो उसके बाद हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। रूट के अंदर 26 आ गया। और अमूमन एमसीक्यूज हो तो वो बाहर नहीं निकालते, अगर निकल आए तो आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया। और आगे कोई ना कोई यूनिट लिखा होता है, ना लिखा हो तो नहीं है, अगर है तो है। तो इस तरीके से हमारा ये 7 पॉइंट भी हो गया। अब बात करनी है हमने कौन से पॉइंट पे, 8 के ऊपर। तो 8 वाला जो पॉइंट है ये असल में एक मतलब के ई कैट के लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट है, और इसके अंदर आप लोगों को बताना होगा कि इसका आंसर क्या है।
तो आप पढ़ें और मैं इसे थोड़ा सा साफ कर लूं। और ये भाई इंक अच्छी नहीं है, इसका निशान जा नहीं है। अच्छा जी, तो अब जो है वो नंबर 8 है, वो कह रहे हैं इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन द कोफिशिएंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड आर डैश इक्वल। तो आंसर इसका क्या होगा? इक्वल। तो अब आप कह रहे होंगे कि कैसे? इक्वल लिखा हुआ। तो इसमें हमारा जो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है ना, तो उसमें मुख्तसर बात की जाए तो पहला जो कोफिशिएंट होता है n 0 होता है। फिर फॉर्मूले को अगर आगे बढ़ाएं तो वो इस तरह से करके n माइनस आर n माइनस, पहले तो n होता है, फिर b की पावर जो है वो 0 होती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो n 1 और n माइनस 1 और b की पावर 1। तो जो लास्ट वाला होता है ना, उसमें क्या होता है? n होता है और यहाँ पे a की पावर 0 हो जाती है, b की पावर n हो जाती है। लेकिन बात हो रही है कोफिशिएंट की, कि कोफिशिएंट जो है वो फर्स्ट टर्म का और एंड का जो है वो इक्वल इसलिए होता है कि हमारे पास ये जो है ना nc0 ये भी 1 के बराबर होता है और n जो है ये भी 1 के बराबर होता है। तो लिहाजा ये एक बहुत दफा ऐसा देखा है कि जो हमारे ई कैट के क्वेश्चन होते हैं जो हल्की नोयत के होते हैं, वो आपके एक आध पेपर में दे दिया करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 8वां भी हो गया। और 9वां जो पॉइंट है ये भी थोड़ा सा मेरे ख्वाब में आया था, हल्का सा मुझे याद था। और यहाँ पे लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स 2:3:4 देन लार्जेस्ट एंगल इज डैश। अब क्योंकि ऑप्शन लिखे होंगे तो ऑप्शन के अंदर ये नहीं है कि जो सबसे बड़ा एंगल लिखा हो उसे कोई आप लार्जेस्ट एंगल कह दें। हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो तीनों एंगल्स हैं, और हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हर एंगल को निकालना पड़ेगा। तो याद रखें कि हमारे जो नंबर 9 MCQs है इसके अंदर जो हमारी ये जो रेशियोज दी है, इसमें एक लफ्ज आता है सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो में हम करते क्या है कि हम इन तमाम रेशियो को ऐड कर लेते हैं, 2 + 3 + 4, और ये कितना आ रहा है? ये 9 आ रहा है। तो अब हमारे पास क्या होता है कि टोटल जो एंगल होता है वो हमारे पास सम ऑफ रेशियो में क्या होता है कि जो टोटल एंगल होता है 180 डिग्री है। तो उसको 9 पार्ट्स के अंदर हमें डिवाइड करना है। तो जैसे ये 2 पार्ट्स है, ये 3 पार्ट्स है, वो 4 पार्ट्स है, ये 4 पार्ट्स है। तो इसको जब हम इससे कट करेंगे तो ये इसका 1 पार्ट जो है वो 20 डिग्री का आ जाएगा। तो अब सिंपल हो गया कि अगर ये 2 है तो इस तरह से 80 है, तो लार्जेस्ट एंगल हमारा कितना हो गया? 80। तो समझ आ गई ना? तो बहुत अच्छा काम हो गया आपको, तो ठीक हो गया ना काम। तो ये 80 डिग्री हो गया और ये आंसर आ गया। अब लास्ट है 10। वैसे तो 25 पॉइंट्स आएंगे, लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों को थोड़ा सा एक अच्छा लेके अगर 4, 5, 6 पॉइंट भी आ जाते हैं तो अच्छा ही है ना, बुरा थोड़ी है। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं। भाई ये जो है ना, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट से ना खतरा लग रहा है कि इसमें वो गड़बड़ ना कराएं। इसमें गड़बड़ करने के बहुत चांसेस है। कुछ लोग इसकी टेक्निक से आंसर याद करके जाते हैं, क्योंकि 1090 डिग्री जो है ना वो इनफाइनाइट होता है, 1/0, यानी इसकी वैल्यू निकाल ही नहीं सकती। तो अगर हम 10 के फॉर्मूले से करेंगे तो फिर तो नामुमकिन है कि हम इसका आंसर निकाल सकेंगे। तो हमें π/2 का मतलब है 90 है। तो हमें पता क्या करना है कि यहाँ पे इसे शिफ्ट कर लेना है साइन 90 डिग्री। चलो π/2 90 डिग्री के बराबर होता है, हम ये लिख देते हैं। और इसी तरह अपॉन में क्या आ जाएगा? cos 90 डिग्री और माइनस का थीटा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है साइन 90 डिग्री और cos थीटा, और माइनस है तो माइनस आपका cos 90 डिग्री और साइन थीटा,
और इसी तरह कॉस के फॉर्मूले में क्या होता है कि कॉस अल्फा होता है तो 90 डिग्री हो जाएगा, फिर कॉस बीटा होता है तो थीटा हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री और साइन थीटा। अब साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। और साइन 90 के जो वैल्यू है 1 होती है, तो कॉस थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, अब जरा साफ कर देना चाहिए इसको वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या कह रहा था मैं कि ये हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा, तो नीचे कॉस 90 0 होता है, साइन 90 जो है वो आपके पास 1 होता है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, वहां पे वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह कॉस 90 है, तो ये 1 इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन ये आपको याद रहे कि यहाँ पे हमारे पास ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे साइन थीटा रह गया, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है टेन थीटा। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है इसका टेन थीटा आ गया। तो ये 10 का जो पैकेज था, प्रोग्राम तो मेरा ये भी था कि मैं आपको सेमी चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाता जो अक्सर टीचर लोग छोड़ देते हैं या फिर बच्चे ही छोड़ देते हैं। तो 7 चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। जो लास्ट टाइम मैंने एक आपको क्वेश्चन वीडियोस भी बना के भेजी थी, लेकिन अब चूंकि टाइम बहुत कम है और अभी ये अपलोड होगा, फिर एक्सपोर्ट वगैरह सारा करने के बाद, और मुझे ये करना है, और नेट भी कभी आ जाता है कभी चले जाता है। अल्लाह करे कि आपको 11 बजे तक ये मिल जाए, और कमेंट्स कर दिया करें। अब तो कल आपका पेपर है, फिर आपने कहा हमें देखना है इतनी जल्दी। तो तमाम स्टूडेंट्स अल्लाह आपको कामयाब करे, और मैं ये तमाम मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ कि अभी तो इस चैनल पे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, और जो हैं अल्लाह उन्हें कामयाब करे और उनको फ़ायदा हो। और मैं वैसे जाते जाते बात एक बता दूं आपको कि मैंने जो पहला चैनल था ना, उसके ऊपर जो वीडियोस बनाई थी ना, मैं उस पे बाजों पे मैं खुद भी खुश नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस थी और थोड़ा सा उसमें ना हर क्वेश्चन ही मैंने करवाने की कोशिश कर दी थी। लेकिन अभी फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने, आप यकीन माने, कुछ टेक्निक लड़ाते हुए 59 वीडियोस बना दी, और ये एवरी ईयर है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोग, अब तो आपका आखिरी दिन प्रैक्टिस का चल रहा है, आपको समझ आ चुका होगा। और मजे की बात यह है कि मैंने अपने जहन से इम्पोर्टेंट निकाला। वैसे आपस की बात है कि जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ना, मैं इम्पोर्टेंट के चक्करों में नहीं पढ़ता, क्योंकि वजह ये होता है कि जैसे 2003 का पेपर था, वो ऐसा था कि हर टीचर का उन्होंने बैंड बजा के रख दिया था। सारे क्वेश्चन वो दे दिए थे जो अनएक्सपेक्टेड थे। तो ये जो गैस वैस होता है ना, ये बस गैस बन के निकल जाता है सारा, तो ये अच्छा नहीं होता। पढ़े तो बंदा सारा पढ़े और अच्छा पढ़े और एग्जाम्पल भी करे, और करते हैं हमारे कराची के तमाम स्टूडेंट्स। लेकिन ये है कि इम्पोर्टेंट लग जाए तो वाह वाह, ना लगे तो फिर आपको पता है कि टीचर को क्या कुछ नाम दिए जाते हैं। लेकिन बहरहाल टीचर टीचर होता है। गैस पेपर जो भी बनाते हैं वो लग जाते हैं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस टीचर में छठी हिस्स होती है, और वो हिस्स सिर्फ एक्सपीरियंस टीचरों के पास होती है, और वो उससे सोचते हुए कुछ बातें करते हैं, लेकिन कभी कभार वो हिस्स भी काम नहीं करती। तो लेकिन इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने एक वीडियोस बनाई थी जिसमें इसी चैनल पे कि मैंने कहा था कि हमारी हिस्ट्री के अंदर 96 के अंदर पेपर बहुत ही खतरनाक आया था। उसके बाद 2006 में आया था। फिर मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट थे जो इस साल इंजीनियर बन गए 2016, तो वो बहुत डरे हुए थे कि ये 6 का हिस्सा बड़ा खतरनाक है, यानी 96, 2006 और 216। लेकिन 216 में बिल्कुल इजी पेपर आया, और ज्यादातर मैथ का पेपर इतना मुश्किल नहीं आता, फिजिक्स और केमिस्ट्री का आता है। और आप लोगों को तो बहुत ज्यादा फायदा है,
चूंकि बहुत ज़्यादा आपको रिड्यूस कर दिया गया है। तो भाई आप लोगों का पेपर है, तो मैं तो बहुत बातें करता हूँ और इस टाइम पे बातें अच्छी नहीं है। हो सकता है आपने मेरी बातें सुनी भी ना हो, अगर सुनी है तो अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा, अल्लाह आपको कामयाब करे। और जो टास्क मेरा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए फ़ायदा दे सकूं, अल्लाह करे कि उसमें कामयाब हो। और सेकंड ईयर के अंदर भी आपको, अभी तो मैंने टोटल फर्स्ट ईयर के ऊपर काम किया है, अब मुझे ज़्यादा काम नहीं करना। अब मैं ज़्यादा फोकस फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज पे करूँगा। हर चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी वीडियोस बनाऊंगा कि भाई मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है और उसके क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। यानी कि फर्स्ट ईयर के अंदर कुछ कुछ बेसिक बातें रह गई हैं, वो इंशाल्लाह आपके छोटे भाई, आपके कज़न, आपके अजीज़ो कारिब, आपके पड़ोसी, आपके स्कूल के दोस्त, सबके वो काम आ सकता है। तो आने वाला वक्त इसी यूट्यूब का है, और जिस तरह के हालात चल रहे हैं अल्लाह सबके लिए बेहतर करे। नेक दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।